Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? Today we'll take on Indian polity, some important questions which are frequently asked in competitive exam, UPSC or SSC or railway, any exam. और most important question of Indian politics we are taking here. और कोशिश करेंगे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंडियन पॉलिटिक्स के। देखिए, इंडियन पॉलिटी इतना वास्ट सब्जेक्ट नहीं है, इसको हमने अपने डर से इतना वास्ट बना रखा है। इंडियन पॉलिटिक्स से कॉन्स्टिट्यूशन हटा दें तो कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन रोज अमेंडमेंट तो हो नहीं रहे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए हैं उन्हीं को थोड़ा बहुत अमेंडमेंट किया जाता है टाइम टू टाइम, लेकिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक बार में आप पढ़ जाएंगे तो आपको ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं होगी। देखिए, बहुत छोटा सब्जेक्ट है, अगर मेरी माने तो है तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट, लेकिन एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर देखा जाए तो कुछ वो रेगुलर क्वेश्चंस हैं जो फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं, और पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं और ज़्यादा कुछ नया नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे मिनिमम जितना हो सकता है वो क्वेश्चंस लेंगे जो फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं और ज़्यादातर उनकी पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हैं आगे आने वाले एग्जामों में वो आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब से शुरू करते हैं। तो इस सिलसिले में पहला क्वेश्चन उठाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या रहा था? प्रेसिडेंट कैन मेक्स प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर। प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकता है किस आर्टिकल के तहत, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में 3-4 बार आया है। तो आर्टिकल नंबर 352 के तहत वो इमरजेंसी लगा सकता है। हमारे देश में कितनी बार इमरजेंसी लगी? ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, 3 बार आया हुआ, 3 बार इमरजेंसी लगी हुई है। 1961-62 में इंडिया चाइना वॉर के समय, 1971-72 में इंडिया पाकिस्तान के दौर, और 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, ठीक है। तो 3 बार इमरजेंसी लगी। ये एसएससी क्वेश्चन 2013 में आया हुआ थी। हमारे देश में इमरजेंसी कितनी बार लगी है? 3 बार लगी है। आर्टिकल किस आर्टिकल तहत प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकता है? आर्टिकल नंबर 352, ठीक है। और भी इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352 होता है, 356 होता है, 360 होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 3 इमरजेंसी होती है, स्टेट, नेशनल और फाइनेंस। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी है हमारे देश में, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी है। नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है, जैसे इंडिया चाइना वॉर 1961-62 के आसपास, 1971-72 इंडिया पाकिस्तान के वॉर का, 1975 में इंदिरा गांधी लगाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो पहले तो इलेक्शन चीफ कमीशन किस आर्टिकल के तहत आता है वो जानना जरूरी है। आर्टिकल 324 के अंडर आता है चीफ इलेक्शन कमीशन। ये बना कब? 25 जैन 1950 को एस्टेब्लिश हुआ चीफ इलेक्शन कमीशन, और आर्टिकल नंबर 324 के तहत आता है, ठीक है। ये 2 चीजें भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और पहले चीफ कमिश्नर कौन थे? तो सुकुमार सेन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी? तो ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे? इसका आंसर है 7। और एक क्वेश्चन आता है इसका हेड कौन था? ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था? क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, यूपीएससी और एसएससी में फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है। तो इसका आंसर है BR अम्बेडकर वाज द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन। 7 लोग थे, तो 7 मेंबर। एक तो कमेटी हेड हो गए BR अम्बेडकर, और थे KM मुंशी थे, अलादी कृष्ण स्वामी थे, गोपाल स्वामी थे, BL मित्तर थे, खेतान साहब थे, DP खेतान, मोहम्मद सदुल्ला थे। तो 7 लोगों की कमेटी थी। इससे भी क्वेश्चन कभी भी आ जाता है कि मतलब इन लोग को दे दिया जाता है तो पूछा जाता है इनमें से कौन नहीं था। तो 2 तरह क्वेश्चन आते हैं। कमेटी कितने लोग थे? 7 लोग थे। हेड कौन था? BR अम्बेडकर थे। 7 लोग कौन कौन थे? अम्बेडकर थे, मुंशी थे, अलादी थे, गोपाल स्वामी थे, मित्तर थे, सदुल्ला थे और खेतान साहब थे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बैठा है, ये भी बहुत कई बार एसएससी में तो कई बार आया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर कौन थे? तो एडवाइजर थे BN राव, सीधा क्वेश्चन है। एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो थे BN राव थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
विच आर्टिकल इज डिस्क्राइब्ड एज अ हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इससे भी दो क्वेश्चन बनते हैं। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था, ये किसने स्टेटमेंट किसने दिया था, ये दिया था B.R. अम्बेडकर साहब ने, ठीक है। और आर्टिकल तहत आता है, ये आता है आर्टिकल नंबर 32। द आर्टिकल नंबर 32 इज डिस्क्राइब एज द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और दिया किसने था, B.R. अम्बेडकर। दो क्वेश्चन से आ जाते हैं, ठीक है, दोनों ने यहाँ देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं, हम सबको पता है, और इन 3 सेशन के अगर कोई सेशन गैप हो जाता है तो मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है एक पार्लियामेंट के एक सेशन से दूसरे सेशन तक, तो सिंपल है, इजी है, 6 मंथ, ठीक है। चलिए, द ओथ ऑफ ऑफिस इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू द गवर्नर बाय, गवर्नर को ओथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, स्टेट का चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही ओथ दिलाता है गवर्नर को। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए ये क्वेश्चन पेट है, प्रेसिडेंट मिनिमम एज, राज्यसभा की मिनिमम एज, लोकसभा की मिनिमम एज, रट लीजिए, ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहा है। तो प्रेसिडेंट की है 37 और राज्यसभा की है, और राज्यसभा की है 30 और लोकसभा की है 25, ठीक है। ये 3 तो आपको भूलना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलना है। प्रेसिडेंट की 35 है, राज्यसभा की 30 है, लोकसभा की 25 है। देखिए सबसे एक इजी तरीका मैं आपको बता देता हूँ याद करने का। सबसे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन कहा जाता है, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट सबसे बड़ा हुआ, एज उसकी सबसे बड़ी होगी 35। उसके बाद अगर हाउसेस की बात करें तो अपर हाउस किसे कहा जाता है, राज्यसभा को। तो लोकसभा राष्ट्र में कौन बड़ा हुआ, राज्यसभा। तो राज्यसभा की हो गई 30, सबसे नीचे आ जाता है लोअर हाउस जिसे हम कहते हैं लोकसभा हाउस, तो उसकी एज हो गई 25, ठीक है। चलिए, Who was the first president of India? सभी जानते हैं, राजेंद्र प्रसाद। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। वाइस प्रेसिडेंट पूछा जाए तो राधा कृष्णन है, ठीक है। और जाकिर हुसैन एक बहुत जरूरी नाम है, क्योंकि एक पूछा जाता है कि विच प्रेसिडेंट डाइज इन हार्नेस, कौन प्रेसिडेंट जो अपने कार्यकाल में उसकी डेथ हो गई, तो वो है जाकिर हुसैन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के तहत आता है। देखिए आर्टिकल ऐसे ही याद करा जाता है, आप क्वेश्चन कुछ और याद करिए, लेकिन वो उस क्वेश्चन रिलेट करिए कि और क्वेश्चन से आप उसको और ज्यादा उसके आसपास भी पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन वहां से रिलेटेड हो। जैसे भी मेरे दिमाग में आ गया प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के तहत आता है, तो प्रिंसिपल आता है 53 आर्टिकल के तहत। आर्टिकल नंबर 53 कहता है कि हमारे देश में प्रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल नंबर 3 के अंदर प्रेसिडेंट आता है। जाकिर हुसैन की डेथ हुई थी उनकी कार्यकाल के समय, तो ही इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट हु डाइज इन हार्नेस, वो सर्विस टाइम में मरे थे। राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट थे, और राजेंद्र प्रसाद एक क्वेश्चन आया था 2013 में शायद एसएससी में आया था कि किसने लगातार दो अपने टेन्योर पूरे किए थे, कौन सा प्रेसिडेंट था जिसने अपने लगातार 2 टेन्योर पूरे किए थे, तो राजेंद्र प्रसाद था। और राधा कृष्णन ने भी पूरे किए थे, लेकिन अब श्री हमीद अंसारी जी ने भी 2 साल अपने 2 टेन्योर पूरे कर लिए। इस बार भी वो प्रेसिडेंट चुन लिए गए थे, तो उनके भी 10 साल हो गए हैं, ठीक है। चलिए ऐसे से याद करिए तो ज्यादा याद होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। हु अपॉइंट्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सिंपल सा है, प्रेसिडेंट। देखिए प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर होती है। कंप्यूटर ऑडिटर जनरल को करता है, गवर्नर को करता है, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, इन सबको अपॉइंटमेंट जो करता है वो प्रेसिडेंट करता है। तो प्रेसिडेंट में बहुत सारी पावर, जैसे प्रेसिडेंट में एक वीटो पावर होती है, पता है आपको। वीटो पावर से वो किसी भी एक इंसान को जिसको सजाए मौत दी गई है उसको वो बचा सकता है। तो प्रेसिडेंट में बहुत सारी पावर होती है, लेकिन हमारे देश में यही है कि प्रेसिडेंट खोया रहता है। प्रणब मुखर्जी है, कहाँ है कोई नहीं जानता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हु अपॉइंट कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए, द टर्म ऑफ द कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल इज ऑफ, द टर्म ऑफ कंप्यूटर जनरल का जो होता है, जो प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, उसका टर्म होता है 6 ईयर। अच्छा, एक क्वेश्चन हमें दिमाग में आ गया, किस आर्टिकल के तहत ये आता है, बहुत जरूरी है। ये आर्टिकल आता है 148 के तहत, कहता है कि हमारे देश में कंप्यूटर जनरल से ऑडिट करते हैं, ये लोग ऑडिटर होते हैं। आप इनका काम तो आप बहुत अच्छी तरह जो ऐसे तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर जनरल नहीं जानते तो क्या, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। आर्टिकल 148 तहत आते हैं, इनकी जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर का होता है, ठीक है। चलिए 3 क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए, आगे बढ़ते हैं। हु अपॉइंट्स द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मैंने पहले बताया है कि सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस, गवर्नर और कंप्यूटर जनरल, इन सबको अपॉइंटमेंट करने वाला एक इंसान है, उसको कहते हैं हम लोग प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
ठीक है, बहुत सिंपल था। सुप्रीम कोर्ट कितने लोग होते हैं, कितने का पैनल होता है, 31 जजेस का पैनल हो, जिसमें एक चीफ जस्टिस होता है और 30 जस्टिस होते हैं। ये भी याद रखने वाला है, उसमें 31 का पैनल होता है, ठीक है। 31 में एक चीफ जस्टिस होता है और 30 जस्टिस होते हैं। चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंटमेंट करता है, चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। और सुप्रीम कोर्ट जज रिमूव किया जा सकता है दोनों पार्लियामेंट हाउस 2/3 मेंबर अगर प्रेजेंट वोटिंग करें उसके खिलाफ, ठीक है, तो उस जज को रिमूव किया जा सकता है 2/3। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट जज मस्ट हैव बीन हाई कोर्ट जज फॉर लीस्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जज के लिए कंडीशंस होती हैं, उसको अपॉइंटमेंट तो जरूर प्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन ये होती है, 2 कंडीशन होती है। पहली कि उसे 10 साल मिनिमम 10 ईयर हाई कोर्ट का वकील होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए, और 5 साल उसे हाई कोर्ट में एज अ जज होना चाहिए। ये 2 कंडीशन होती है, एज अ जज होना जरूरी है, अगर तभी वो एक सुप्रीम कोर्ट का जज के लिए क्वालिफाइड माना जाएगा, ठीक है। 2 चीजें पूछा जाता है, वो हाई कोर्ट का 10 साल का उसे एडवोकेट होना जरूरी है और 5 साल उसे हाई कोर्ट का जज होना जरूरी है। तो क्वेश्चन क्या था, सुप्रीम कोर्ट का जज होना कितना, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कितने हाई कोर्ट का जज होने कितना मिनिमम कितना होना चाहिए, तो 5 साल उसे मिनिमम 5 साल का उसका हाई कोर्ट का उसका जज होना चाहिए और 10 साल उसे हाई कोर्ट में एज अ एडवोकेट होना ही चाहिए। 2 चीजें आ जाती हैं, ठीक है। चलिए, Which of the following is not among 6 fundamental provided by the Constitution? कौन सा फंडामेंटल नहीं है, राइट नहीं है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू प्रोटेस्ट जी नहीं, राइट टू प्रोटेस्ट नहीं है, राइट टू एक्सप्लोरेशन है, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू प्रोटेस्ट नहीं है, ठीक है। चलिए, विच आर्टिकल इंश्योर अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत की बात कौन सा आर्टिकल करता है, ठीक है। 16 आर्टिकल बात करता है इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ ऑल पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और 17वां हमने बता दिया है। 18वां अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, और ये है क्या है, राइट टू फ्रीडम, फिर आपकी बोलने और प्रेस की आजादी देता है, ठीक है। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन था टचेबिलिटी छुआछूत की बात कौन सा आर्टिकल करता है, तो 17 करता है, ठीक है। When राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कम इन फोर्स इंडिया, आरटीआई कब आया इंडिया में? देखिए, आरटीआई तो आया, लेकिन इसको लाने वाला कौन था? इसको लाने वाला एक ही इंसान था, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल इज द पर्सन हु ब्रिंग आरटीआई इन इंडिया। कब आया था इन फोर्स, कब हुआ? ये 12 अक्टूबर 2015 को हुआ। आरटीआई हमारे इंडिया में बहुत बार आया, ये क्वेश्चन ये बहुत फ्रीक्वेंटली हर जगह पूछा गया, बहुत ज्यादा रिपीट हुआ था पिछले कुछ सालों में, क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ था, आरटीआई कब आया, 12 अक्टूबर 2015 को इन फोर्स वर्ष का ये लागू हुआ और लाने वाला इंसान था अरविंद केजरीवाल, ठीक है। सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। A speaker can ask a member of the house to stop the speaking and let another member speak. This is known as, देखिए ये टर्म जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे उसमें पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा है। जैसे हो गया क्वेश्चन आवर होता है, स्टार्टेड क्वेश्चन होता है, अनस्टार्टेड क्वेश्चन होता है, जीरो आवर तो काफी बार पूछा गया है, नो कॉन्फिडेंशियल मोशन होता है, कट मोशन होता है, कट मोशन, पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट और टोकन कट, इस तरह के टर्म जो होते हैं सबको टर्म को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, ठीक है। तो स्पीकर कैन आस्क मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अदर मेंबर स्पीक, ये कहता है एंडिंग ऑफ फ्लोर, इसका मतलब होता है एंडिंग ऑफ फ्लोर। ये पार्लियामेंट का जो टर्म है इससे भी क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which article of Constitution empowers the Parliament to form a new state by altering the boundaries of existing states? देखिए, नया स्टेट बनाने का कौन सा आर्टिकल तहत आता है कि आप नया स्टेट बना, कौन सा आर्टिकल कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्टिकल नंबर 3 कहता है कि आप एक नया स्टेट बना सकते हो, एक स्टेट को काट के दूसरा स्टेट, उसी में 2 स्टेट डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इधर बहुत ज्यादा इसको शोर शराबा है इस चीज को लेके, तो ये क्वेश्चन प्रोबेबली इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा कि आर्टिकल कौन सा आर्टिकल तहत आप न्यू स्टेट स्टैब्लिश कर सकते हैं, तो आर्टिकल नंबर 3 है। नागालैंड वॉज क्रिएटेड सेपरेटेड स्टेट इंडिया, नागालैंड को स्टेट की उपाधि कब मिली? 1963 में। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। जब अच्छा पहला स्टेट
लैंग्वेज बेसिस पे कौन डिवाइड हुआ था, कौन सा था, तो था वो आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन भाई बार बार 1956 में आंध्र प्रदेश पहली बार लैंग्वेज बेस पे एज अ स्टेट की इसको उपाधि दी गई, तो वो था आंध्र प्रदेश। नागालैंड कब बना है? 1963 में। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो नागालैंड को स्टेट की उपाधि कब मिली? 1963 में। चलिए अगला क्वेश्चन, पंजाब वॉज डिवाइडेड इनटू पंजाब एंड हरियाणा। देखिए पंजाब बहुत बड़ा था, पंजाब और हरियाणा दो भागों में बांटा गया, किस ईयर में? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। 1966 में पंजाब को दो भागों में बांट दिया गया, पंजाब एंड हरियाणा में, ठीक है। लेकिन कैपिटल अभी भी है चंडीगढ़ ही है, ठीक है। इन विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट गोवा वॉज मेड अ फुल फ्लेज स्टेट। किस अमेंडमेंट के तहत गोवा को एक स्टेट की उपाधि दी गई? तो अमेंडमेंट 57 के तहत, और ईयर था 1987। देखिए ये भी आ जाता है गोवा स्टेट कब बना, तो 1987 किस अमेंडमेंट के थ्रू? 57 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी आर्टिकल्स वर ओरिजिनली इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय कितने आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे? उस समय थे 395। शेड्यूल कितने थे? 8 शेड्यूल थे, ठीक है। चलिए, आर्टिकल 44 रिलेटेड टू द सिविल कोड ऑफ द सिटीजन, यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन चिल्ड्रन लेवल बिलो ऑफ द एजेस, ठीक है। ये किस आता है? ये आर्टिकल नंबर 45 के तहत आता है, ये भी बहुत जरूरी है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हस्बेंड्री, ये आता है आपका आर्टिकल 48 के तहत, ठीक है। ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो सिविल कोड आता है आर्टिकल में 44 के तहत। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी शेड्यूल देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए शेड्यूल भाई आ गया, शेड्यूल हमारे पास इस समय है 12 शेड्यूल है, ठीक है। जब हमने अडॉप्ट किया तो हमारे पास थे 8 शेड्यूल। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8 थे, इस समय हमारे पास 12 शेड्यूल है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देखते हैं। इन विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट सीट ऑफ लोकसभा वर इंक्रीज 525 टू 545। किस अमेंडमेंट के तहत हमने लोकसभा की सीटें 525 बढ़ा के 545 कर दी, ठीक है। तो अमेंडमेंट है 31 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 1973 में हमने जो लोकसभा की सीटें थी 525 से बढ़ा के 545 कर दी, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया 31st अमेंडमेंट एक्ट 1973। इन विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट सिक्किम वॉज अ फुल फ्लेज स्टेट ऑफ। सिक्किम को एक स्टेट की उपाधि किस अमेंडमेंट थ्रू दी गई? तो आंसर है 36 अमेंडमेंट 1975। अगर पूछा सिक्किम किस साल में सिक्किम को स्टेट की उपाधि दी गई, तो 1975 होगा। अगर आप पूछते हैं अमेंडमेंट क्या है, तो 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तहत सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट की उपाधि दी गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। How much time it took the Constituent Assembly to finalize the Constitution। देख, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनने को 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, 3 साल में 12 दिन कम। जैसे भी याद कर रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो 2 years 11 month 18 days में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था। डेट थी उस दिन 26 नवंबर 1949। लेकिन इसको हमने लागू कब किया था? इसको हमने लागू किया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन यहां से आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट कर लिया था, और इसको हमने लागू जब किया, फोर्स में लाए 26 जनवरी 1950 में। कितने दिन लगे थे? 2 साल 11 महीने 18 दिन कॉन्स्टिट्यूशन बनने में लगे थे, ठीक है। चलिए, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्ट कमेटी? मैं बता चुका हूँ, बी आर अम्बेडकर साहब चेयरमैन थे, गोपाला स्वामी भी थे, मुंशी भी थे। देखिए ऐसे क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन आता है कि हु वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ड्राफ्टिंग कमेटी, तो माधव राव वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कमेटी, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए। फिलहाल पूछा चेयरमैन कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे। 7 लोग थे, नाम मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पूछ रहा है इक्वलिटी ऑफ लॉ, कौन सा आर्टिकल इक्वलिटी ऑफ लॉ का बारे में कहता है? आर्टिकल नंबर 14 से इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ सबके लिए बराबर है, आर्टिकल नंबर 14 कहता है। डिस्क्रिमिनेशन की बात आर्टिकल नंबर 15 करता है, सबको बराबर का मौका देना चाहिए, रेस, कास्ट और सेक्स किसी में भी सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। 16 जैसा भी हमने पहले बताया था, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स के बारे में कहता है।
ठीक है। तो हमारा इक्वलिटी लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ का आर्टिकल तहत आता है आर्टिकल नंबर 14, ठीक है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट टाइम इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड इन बाइकैमरल अंडर। बाइकैमरल का मतलब है जहां लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा विधान परिषद दोनों उपलब्ध है। अच्छा, पहले ये किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में ये लागू हुआ था फर्स्ट टाइम, और इस समय कितने स्टेट हैं इसके तहत आते हैं, तो 7 स्टेट आते हैं इसके तहत, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बेट है, ये पूछा जाता है कि पहला तो किस गवर्नमेंट तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, किस एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 को बाइकैमरल आया था। और बाइकैमरल का मतलब होता है जहां लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा विधान परिषद दोनों उपलब्ध है। तो ऐसे 7 स्टेट हैं। कौन कौन से? यूपी हो गया, यूपी है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र हो गया, आपका बिहार है, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटका है। तो ये 7 स्टेट है, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, जो बाइकैमरल स्टेट में आते हैं, जहां जहां बाइकैमरल मतलब होता है जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों उपलब्ध है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Constitution of India adopted the Constituent Assembly on Constitution of India हमने कब लिया, हमने बताया था 26 नवंबर 1940, लेकिन को फोर्स में कब डाला था? 26 नवंबर 1949 को लिया था, और फोर्स में डाला था 26 जनवरी, जिसे हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 1950। इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के नाम पे मनाते हैं, रिपब्लिक डे के नाम पे मनाते हैं, जिस दिन हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लेके आए थे। अडॉप्ट हमने किया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन फोर्स में लाए थे 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। Which Indian artist decorate the hand written copy of the Constitution? किसने हैंड राइटिंग हमारी कॉपी को डेकोरेट किसने किया है? तो इसका नाम है नंदलाल बोस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में 2-3 बार आया है, ठीक है। Which Indian artist decorate the hand written copy of Constitution? तो है नंदलाल बोस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, in which amendment act Sindhi language was included in 15th regional language in 8th schedule? देखिए 8 शेड्यूल में हमने सिंधी लैंग्वेज को कब अडॉप्ट किया, किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत? तो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। कब? 1967। इंपॉर्टेंट दोनों है, ईयर इंपॉर्टेंट है। पहले तो 1967 में हमने सिंधी को अडॉप्ट किया, किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत? 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अभी के लिए इतना ही, और इसके अलावा अगर आप कुछ और पूछना तो पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, प्लीज टू सब्सक्राइब अस। और फिलहाल साइन अप करता हूं, और इसके रिगार्डिंग कुछ और प्रॉब्लम हो तो आप डू कमेंट अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।